वेलकम एवरीवन टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर जेकेपी कांस्टेबल। इसमें मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100 और करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और इनकरेक्ट एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए आपके -0.25 मतलब 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे। सो सबसे पहली जो सेक्शन है वो है जनरल इंग्लिश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट अंटोनियम ढूंढना है जो गिवन वर्ड हमें दिया गया है। हमें गिवन वर्ड दिया गया है एंजाइटी। सो एंजाइटी का अंटोनियम, अंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड। एंजाइटी क्या होती है कि फीलिंग ऑफ फियर, जब हमें डर की फीलिंग हो या डिसकंफर्ट फील हो, दैट इज कॉल्ड एंजाइटी। सो एंजाइटी का अंटोनियम मतलब फीलिंग ऑफ फियर, जो डिस्कम्फर्ट है उसका अंटोनियम क्या है, उसका उल्टा क्या होगा। एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट इसका सेम ही मीनिंग है, मतलब ये तो सेम है। एजिटेशन या फिर स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब ही हो गया ना कि हमें स्ट्रेस की फीलिंग है, फीलिंग ऑफ फियर है। एजिटेशन भी हो गया कि हमें मतलब बैड फील कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में या फिर गुस्सा है किसी चीज़ के बारे में, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दैट इज एजिटेशन। सो एंजाइटी का एंटोनियम अपोजिट वर्ड क्या होगा, रिलीफ। इवन फीलिंग ऑफ फियर, तो इसका अपोजिट हो गया कि हमें रिलीफ की फीलिंग हो रही है। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज रिलीफ। सो एंजाइटी का एंटोनियम उल्टा जो होगा वर्ड दैट इज रिलीफ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। इसकी 4 सेगमेंट है सेंटेंस की, हमें आइडेंटिफाई करना है उस सेगमेंट को जिसमें एक ग्रामेटिकल एरर है। सो सेंटेंस पढ़ते हैं हम। द विजिटर्स कंप्लेन, जो विजिटर्स थे उन्होंने कंप्लेन किया एट द पुअर अकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। जो विजिटर्स ने कंप्लेन किया, जो उनको पुअर अकोमोडेशन मतलब रहने की जो फैसिलिटी दी गई उसके बारे में उन्होंने कंप्लेन किया, जो उनको प्रोवाइड टूर के दौरान जो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी उसके बारे में उन्होंने कंप्लेन किया। तो इसमें एरर कहाँ पे है, द विजिटर कंप्लेंट्स एट नहीं आएगा क्योंकि एट क्या इंडिकेट करता है, एट बताता है किसी चीज़ की लोकेशन। सो यहाँ पे क्या आएगा, द विजिटर कंप्लेंट अबाउट द पोर अकोमोडेशन, जो पोर अकोमोडेशन दी गई थी उनको उसके बारे में विजिटर्स ने कंप्लेन की ड्यूरिंग द टूर। सो इसमें जो एरर होगा वो होगा बी पार्ट में, एट द पोर अकोमोडेशन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आप इसको ट्राई करो एंड आपको कमेंट करना है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। सो अभी भी आपको इसमें भी आइडेंटिफाई करना है सेगमेंट जहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। नीदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। नीदर नॉर हम दो लोगों के लिए यूज करते हैं, तो नीदर नॉर, नीदर सैम, ना ही सैम और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ इन अटेंडिंग द मीटिंग। बस इसमें आपने बताना एरर कहाँ पे है। नीदर सैम नॉर आई में एरर है, आर इंटरेस्टेड में एरर है, इन अटेंडिंग में एरर है या फिर द मीटिंग में एरर है। इसमें जो होता है ना नीदर नॉर, इसमें नीदर नॉर हो गया, ईदर और हो गया, इन सभी में जो सब्जेक्ट होगा ना वो जो सब्जेक्ट मतलब जो वर्ब होगा ना वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे यहाँ पे ये जो वर्ब है आर, ये नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ वर्ब आर नहीं लगेगा, इसके साथ वर्ब क्या लगेगा, एम। सो आई आर नहीं होगा, आई एम। नीदर सैम नॉर आई एम इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। तो इसका जो राइट आंसर है इट इज ऑप्शन बी। आर इंटरेस्टेड नहीं आएगा, एम इंटरेस्टेड आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनिम क्या होता है, सेम मीनिंग वाले वर्ड। सो टॉक्सिक का सिनोनिम बताना है। टॉक्सिक हो गया कि विष वाली कोई चीज़ है ना, जहर टाइप, मतलब इस तरह की टॉक्सिक चीज़। लॉडेटरी होती है जिसकी हम प्रशंसा कर सकें। लैंकी हो गया लंबा पतला। फिर लीथल, लीथल क्या होता है, विषेला, मतलब कोई किसी चीज़ में लीथल मतलब विषेली चीज़ है। फिर है लिसिट। सो इन सभी में से जो टॉक्सिक का सिनोनियम है, सिमिलर वर्ड है, वो कौन सा है, लीथल मतलब विषेला। और लिसिट का मतलब होता है लीगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड।
अब इस वर्ड का हमें क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड बताना है। अब मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब होता है कोई इंसान कितना हम्बल है, कितना ग्राउंडेड है, दैट इज मॉडेस्ट। अब इसका एंटोनिम अपोजिट वर्ड क्या है, अनहैप्पी है, अनहैप्पी मतलब दुखी। कंसीटेड, कंसीटेड का मतलब होता है कि कोई इंसान अहंकारी है, घमंडी है। सोलेन या ग्लम। अब मॉडेस्ट क्या है, मॉडेस्ट है हम्बल, तो इसका अपोजिट क्या होगा कि कोई इंसान अहंकारी है, घमंडी है। सो इसका अपोजिट वर्ड होगा कंसीटेड, दैट इज अहंकारी और घमंडी। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें सिनोनिम सिमिलर वर्ड बताना है एवर्ट का। एवर्ट, अब एवर्ट का मतलब पता होना चाहिए उसके लिए। एवर्ट होता है कि किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को प्रिवेंट करना। सो इसका अपोजिट क्या है, फेस, सॉरी सेम सिमिलर वर्ड कौन सा है, सिनोनिम कौन सा है। फेस है, परमिट है, कन्फ्रंट है या प्रिवेंट है। अवॉइड का मतलब ही हो गया किसी चीज़ को रोकना या किसी चीज़ की रोकथाम करना, तो इसका सिनोनिम सिमिलर वर्ड होगा प्रिवेंट। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। शी इज गोइंग टू लुक आफ्टर द कैट डैश आई एम अवे ऑन हॉलीडे। वो मेरी जो कैट है उसकी देखभाल करेगी जब तक मैं हॉलीडे के लिए गई हुई हूँ, दूर गई हुई हूँ, तब तक वो मेरी कैट की लुक आफ्टर करेगी, उसकी हेल्प मतलब कि ध्यान रखेगी उसका। सो वाइल आई एम अवे ऑन हॉलीडे, एज आई एम अवे ऑन हॉलीडे, बिफोर आई एम अवे ऑन हॉलीडे, वट आई एम अवे ऑन हॉलीडे। सो ये ड्यूरेशन होती है ना, टाइम ड्यूरेशन की, जब तक मैं हॉलीडे पे हूँ तो शी इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ, लुक आफ्टर या टेक केयर ऑफ द कैट। सो ड्यूरेशन के लिए हम यूज करेंगे वाइल। सो शी इज गोइंग टू लुक आफ्टर द कैट वाइल आई एम अवे ऑन हॉलीडे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट क्लॉज फॉर द अंडरलाइन पार्ट। जो अंडरलाइन पार्ट है हमें बताना है कि इसमें कौन सी क्लॉज है। अब क्लॉजेस तो हमने पढ़ी है ना, कि एडजेक्टिव होती है, एडवर्ब होती है, नाउन क्लॉज होती है, तो आपने रिलेटिव क्लॉज भी होती है। सो हमें बतानी है कि अंडरलाइन जो पार्ट है उसमें कौन सी क्लॉज है। सो देयर वॉज नथिंग ही वुड नॉट डू, ऐसा कुछ नहीं था कि वो नहीं करता। इफ ओनली ही माइट मेक अ प्रॉफिट, अगर वो मतलब प्रॉफिट होता तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो नहीं करता, अगर उसको प्रॉफिट होता ना तो वो करता। सो देयर वॉज नथिंग ही वुड नॉट डू। अब इसमें करने की बात हो रही है, वर्ब की बात हो रही है, तो वर्ब की जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो इसमें कौन सी क्लॉज यूज हुई है, एडवर्ब क्लॉज। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एडवर्ब क्लॉज। इफ ओनली ही माइट मेक अ प्रॉफिट, इसमें एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द सेगमेंट। इसमें हमें सेगमेंट सेंटेंस का सिलेक्ट करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। अगर नो एरर है तो नो एरर वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। सो क्वेश्चन है, यू ही एंड आई आर गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड। तुम, वह और मैं, हम गिल्टी हैं और हमें पनिशमेंट मिलेगी फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड। अब ये जो सेंटेंस है ना ये नेगेटिव सेंस में है। जब भी सेंटेंस नेगेटिव सेंस में होता है तो ऑर्डर फॉलो होता है 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। सो यहाँ पे यू ही एंड आई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई यू एंड ही। सो इसमें एरर फर्स्ट पार्ट में ही है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड इन द सेंटेंस बिलो दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अब हमें बताना है सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर कौन से वर्ड में है, शी में है, हिम में है, देन में है या नन। तो सेंटेंस क्या है, शी इज बेटर देन हिम। अब यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन हो रहा है, शी मतलब लड़की के बीच में और एक लड़की के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। अब हमने एक नॉमिनेटिव क्लोज यूज किया है, शी हमने यूज किया है। तो ये हमेशा याद रखना कि कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच होता है, और इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि जब प्रीपोजिशन लगा हो, तो प्रीपोजिशन लगा हो ऑब्जेक्ट के बीच में फिर ये ओके है, लेकिन अदरवाइज कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में होता है। यहाँ पे शी सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो हिम ऑब्जेक्टिव केस नहीं यूज करेंगे, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये नहीं यूज करेंगे हम। अगर शी क्या है, ये सब्जेक्ट है, सो यहाँ पे भी सब्जेक्ट लगेगा। सो शी इज बेटर देन ही। सो इसका जो एरर है वो कहाँ पे है, हिम वाले में एरर है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, यूज द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। अब हमें अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन यूज करनी है इन द ब्लैंक। शी हैज नॉट रेड एनीथिंग डैश मंडे, उसने कुछ नहीं पढ़ा मंडे से, मतलब मंडे से उसने कुछ नहीं पढ़ा। फॉर मंडे आएगा, सिंस मंडे आएगा, फ्रॉम मंडे आएगा या ओवर मंडे आएगा। उसने मंडे से कुछ नहीं पढ़ा, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम हमें बता रहे, तो पॉइंट ऑफ टाइम में क्या लगता है, सिंस लगता है। सो शी हैज नॉट रेड एनीथिंग सिंस मंडे। सो ऑप्शन बी जो होगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। कोई करेक्ट अल्टरनेटिव हमने यूज करना है। यू डोंट नीड टू गेट अपसेट डैश दीज लिटिल थिंग्स, तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है। फॉर दीज लिटिल थिंग्स, अबाउट दीज लिटिल थिंग्स, ऑफ दिस लिटिल थिंग्स या ऑफ दिस लिटिल थिंग्स। यू डोंट नीड टू गेट अपसेट, तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं है। अबाउट, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट इन चारों में से जो है दैट इज अबाउट, तुम्हें इन चीजों के बारे में, इन छोटी चीजों के बारे में अपसेट होने की जरूरत नहीं है। So option B is the right answer. Next है क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द वर्ड पेयर दैट इज एनालॉगस टू द गिवन वर्ड पेयर। हमें बताना है कि सिमिलर रिलेशन होना चाहिए, जो हमें दिया हुआ है ना वैसा ही सिमिलर रिलेशन कौन से वर्ड पेयर में है। जैसे एक्शन, अगर हम कोई एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन तो आएगा। उसी तरह से डिजीज, कैंसर, अब कैंसर एक डिजीज है, सो ये तो सेम नहीं है उसकी तरह। नेक्स्ट है डेथ और वीकनेस, इसका भी ऐसा रिलेशन नहीं है एक्शन रिएक्शन वाला। सो अटैक, किसी ने अटैक किया और हमने अपने आप को डिफेंड किया, है ना, एक्शन किया तो हमने उसका रिएक्शन दिया। सो यही करेक्ट लग रहा है मुझे कि एक्शन रिएक्शन का जो एनालॉगस पेयर होगा वो होगा अटैक डिफेंड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डी हमने देखा ही नहीं है, क्या था, इंट्रोवर्ट एक्सवर्ट एक्सट्रोवर्ट, सो वो है ही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सिलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स विच कैरीज द सेम रिलेशनशिप टू द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। सेम रिलेशनशिप होनी चाहिए, उसी को चूज करना है। करेज होता है कोई इंसान साहसी है, कोवर्डिस होता है कि कोवर्ड या कोवर्डाइस ये होता है कि कायर। सो ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि साहसी उसका अपोजिट आ गया कायर। सो ऑनेस्टी ऑनर ये तो सिमिलर हैं दोनों, सो ये नहीं होगा। जेंटल भी, जेंटल और टेंडर इसका भी सेम मीनिंग होता है, ये भी नहीं होगा। क्वाइट डम इसका भी सेम मीनिंग होता है, ये नहीं होगा। हम्बल और एरोगेंट, यस कोई इंसान हम्बल है और कोई इंसान अहंकारी है, एरोगेंट है, सो ये अपोजिट रिलेशन है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहले आप खुद ट्राई करना फिर आंसर देखना। वी डैश ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स एंड बॉट न्यू वंस फॉर दिवाली, हमने ओल्ड क्लॉथ्स को क्या कर दिया एंड बॉट न्यू वंस फॉर दिवाली। कॉस्ट, कॉस्ट होता है ना कोई चीज की कॉस्ट कितनी है, कोस्ट, कोस्ट हो गया तट रेखा, कास्ट होगी जाति। तो हम क्या करते हैं, कास्ट ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स को कॉस्ट ऑफ कर देते हैं और न्यू वंस बाय करते हैं फॉर दिवाली। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कास्ट ऑफ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सिलेक्ट द नियरेस्ट होमोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब होमोनियम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोफोन्स और एक होता है होमोग्राफ। होमोग्राफ वो होते हैं जो जिनके स्पेलिंग सेम होते हैं और मीनिंग डिफरेंट होते हैं। होमोफोन वो होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं। हमें होमोनियम ढूंढना है एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट का होमोनियम क्या है, एक्सेंट, इसकी तो अलग ही है प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग भी सेम नहीं है। एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट या एक्सपर्ट। अब देखो ये जो एक्सेप्ट है इसकी प्रोनाउंसिएशन भी एक्सेप्ट है और EXCEPT इसकी भी प्रोनाउंसिएशन सेम है। जबकि एक्सेप्ट का इस एक्सेप्ट का मतलब होता है कि स्वीकार करना, लेकिन इस एक्सेप्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को छोड़कर। सो इसका जो होमोनियम होगा वो क्या होगा, एक्सेप्ट का एक्सेप्ट होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। जो हमें ईडियम दी गई है इसका मीनिंग हमने बतानी है। अ ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न का क्या मतलब होता है, एक अनएजुकेटेड पर्सन, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, क्लेवर चालाक पर्सन या स्किल्ड पर्सन। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है कि कोई जो इंसान है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। सो ग्रीन हॉर्न का मतलब होगा ऑप्शन बी दैट इज इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, फिश आउट ऑफ वाटर।
अब देखो हम फिश की बात करें कि फिश पानी से बाहर है, तो इस तरीके से इस इडियम को समझो। टू डाई सून, जल्दी मर जाना। टू बी आउट ऑफ प्लेस, अपनी प्लेस से कहीं आउट ऑफ प्लेस चले जाना। नो नॉलेज ऑफ मेरीन लाइफ, यू नॉट गुड एट स्विमिंग। अब देखो इसमें टू डाई सून तो नहीं आएगा, नो नॉलेज ऑफ मेरीन लाइफ भी नहीं है, नॉट गुड एट स्विमिंग। अब फिश की जगह वाटर में है, फिश आउट ऑफ वाटर है, मतलब कि वो आउट ऑफ प्लेस है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टू बी आउट ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। जो गिवन ईडियम है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब कि पलक झपकाते ही। तो हैपन फास्ट एंड, कोई चीज़ बहुत फास्ट एंड इंस्टेंट हो रही है, जल्दी हो रही है। प्रोग्रेस करना, टू फ्लरिश, आगे बढ़ना, फ्लरिश होना। मोर देन वन ऑफ द अबव। अब इन द ब्लिंक ऑफ द आई मतलब कोई चीज ने आई ब्लिंक की ये चीज हो गई। सो क्या इन द ब्लिंक ऑफ आई हो गया कि कोई चीज बहुत फास्ट और इंस्टेंटसली हो गई, कि बड़ी फास्ट होगी कोई चीज। सो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई इज हैपन फास्ट एंड इंस्टेंटेनियसली। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। शी इज डैश मोस्ट डिलीजेंट एम्प्लॉय एंड आई विल रिकमेंड हर नेम फॉर प्रमोशन। वो मोस्ट डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है कि हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है। एंड आई विल रिकमेंड हर नेम फॉर प्रमोशन, और मैं उसका नाम प्रमोशन के लिए रिकमेंड करूंगा। मोस्ट डिलीजेंट, और मोस्ट डिलीजेंट क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। सो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल कौन सा लगता है, द लगेगा, ए लगेगा, मच, इनमें से क्या लगेगा, मच आर्टिकल नहीं है। सो द लगेगा, द मोर लगेगा, ए लगेगा, या मच एंड लगेगा। सो शी इज हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगता है। सो यहाँ पे लगेगा शी इज द मोस्ट डिलीजेंट एम्प्लॉय एंड आई विल रिकमेंड हर नेम फॉर प्रमोशन। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, द। नेक्स्ट है द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर डैश और, ए और, टू और, एन और, या थ्री और। अब यहाँ पे जो एच है साइलेंट है, आवाज किसकी आ रही है, वोवल आवाज आ रही है, और ओ की आवाज आ रही है। तो ओ क्या है, वोवल है। सो द टीचर हैज बीन टीचिंग, वोवल साउंड्स के साथ क्या लगता है, वोवल साउंड्स के साथ लगता है एंड। द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर एन और। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। विच सेंटेंस इज पंचुएटेड करेक्टली। इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्टली पंचुएट हुआ है, पंक्चुएट। सो ऑप्शन ए है माई फेवरेट कलर्स आर ब्लू, ग्रीन एंड रेड। या फिर ऑप्शन बी माई फेवरेट कलर्स आर ब्लू, ग्रीन। अब यहाँ पे सेमी कॉलन तो नहीं लगेगा, सो ये इनकरेक्ट है। माई फेवरेट कलर, यहाँ पे भी सेमी कॉलन नहीं लगेगा, ये भी इनकरेक्ट है। ब्लू यहाँ पे कॉमा ही नहीं लगा है, सो ये भी इनकरेक्ट है। सो माई फेवरेट कलर्स आर ब्लू, कॉमा, ग्रीन एंड रेड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। पंक्चुएट करेक्टली। अमृत शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय। सो इनमें से कौन सा करेक्ट पंक्चुएटेड है देखो और राइट आंसर गेस करो इसका। अमृत शर्मा इज अ, अब देखो एम यहाँ पे कैपिटल तो नहीं आएगा, सो ये वाला इनकरेक्ट है। एम्प्लॉय का ई भी कैपिटल नहीं आएगा, सो ये भी इनकरेक्ट है, नन तो है ही नहीं। सो अमृत शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। ही डैश बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock। वो काम कर रहा है सिंस 8 o'clock। ही बीइंग वर्किंग, इज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग, या फिर नन ऑफ द अबव। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। ही हैज बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। शी डैश हर डॉटर टू स्कूल बिफोर शी गोज टू वर्क। वो अपनी डॉटर को स्कूल ले जाती है बिफोर शी गोज टू वर्क। काम पे जाने से पहले वो अपनी डॉटर को स्कूल छोड़ती है, स्कूल लेके जाती है। टेक्स, टेकिंग, हैज टेकन या टुक। अब कोई हैबिचुअल चीज है, वो डेली, कोई भी चीज अगर डेली बेसिस पे हो रही है तो उसमें कौन सा टेंस लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है। सो शी takes her daughter to school before she goes to work. So option A is the right answer. So that's all for the general English section. Next है general knowledge and current affairs India. So इसका first question है the tallest statue in the world, the statue of unity. The tallest statue जो है statue of unity, statue of unity है जो, वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस डैम के पास लोकेटेड है। भाखड़ा नंगल डैम, सरदार सरोवर डैम, तेहरी डैम, हीराकुंड डैम।
अब आपको पता है कि ये जो डैम्स हैं, पहले तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में लोकेटेड है। ये भी गुजरात में नहीं है, ये भी गुजरात में नहीं है, ये भी गुजरात में नहीं है। सो इनमें से कौन सा डैम गुजरात में है? सरदार सरोवर डैम। सो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर डैम के पास लोकेटेड है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर ऑफ पार्डनिंग। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो किसी की सजा माफ कर सकता है? आर्टिकल 72, आर्टिकल 73, आर्टिकल 74 या आर्टिकल 75? सो आर्टिकल 72 जो है वो पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको पावर देता है पार्डनिंग की। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। अब आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होकर गुजरता है ना, तो कौन सी रिवर है इंडिया की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है? माही, चंबल, नर्मदा या यमुना? सो इनमें से जो माही रिवर है ये क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन विच इंडियन स्टेट इज द फ्लैमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। इंडिया की कौन सी स्टेट में फ्लैमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? राजस्थान में, असम में, मणिपुर में या आंध्र प्रदेश में? फ्लैमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता। अब समुद्रगुप्ता जो थे उनके कोर्ट पोइट कौन थे? बाण भट्टा, हरिसेना या हरिसेना, चांद बरदाई या भावभूति? सो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट जो थे उनका नाम था हरिसेना या हरिसेना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार। इनमें से कौन सी स्टेट है जो म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर या सिक्किम? म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश भी बाउंड्री शेयर करती है, मिजोरम भी करती है, मणिपुर भी करती है, लेकिन सिक्किम जो है वो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु गेव द स्लोगन्स दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। किसने ये स्लोगन दिया था दिल्ली चलो एंड तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल? सो ये जो स्लोगन था ये दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें करेक्शन ये ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, डी नहीं है इसका, इसका सी है। ठीक है, यहाँ पे सी आएगा। सो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इन विच कांग्रेस सेशन वंदे मातरम व संग फॉर द फर्स्ट टाइम। कांग्रेस की कौन से सेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? 1906, 1885, 1911 या 1896? सो फर्स्ट टाइम वंदे मातरम को संग किया गया था इन 1896 सेशन ऑफ कांग्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वो साइंड बिटवीन। जो फेमस लखनऊ पैक्ट है 1916 का वो किस किस के बीच में साइन हुआ था? महात्मा गांधी एंड आगा खान, बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना या फिर बाल गंगाधर तिलक एंड आगा खान? सो लखनऊ पैक्ट इज रिलेटेड टू बाल गंगाधर तिलक, सो इट इज साइंड बिटवीन बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इंडियन मास मूवमेंट बिगिन विद द फेमस दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। सो दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक। सो कौन सी इंडियन मास मूवमेंट है जो शुरू हुई थी दांडी मार्च के साथ? खिलाफत मूवमेंट नहीं, दांडी मार्च तो 1930 में हुई है, खिलाफत मूवमेंट तो 1920 में हुई है ना, 1920 के करीब। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट तो सीधे 1942 में चलेगी। सो दांडी मार्च के साथ जो एसोसिएटेड है मूवमेंट दैट इज सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक को किसने फाउंड किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने, जादू गोपाल मुखोपाध्याय ने, या फिर हेमा चंद्र घोष ने। सो फॉरवर्ड ब्लॉक को फाउंड किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। द वर्ड स्वराज वॉज फर्स्ट यूज बाय दादा भाई नारोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन डैश एट डैश। कांग्रेस सेशन, कौन से कांग्रेस सेशन में स्वराज वर्ड को यूज किया था दादा भाई नारोजी ने, और वो कहाँ पे हुआ था? 1904 बॉम्बे, 1906 कैलकाटा, 1907 सूरत, या 1916 लखनऊ। तो वर्ड स्वराज को दादा भाई नौरोजी जी ने कांग्रेस सेशन में यूज किया था फर्स्ट टाइम इन 1906, और वो सेशन कहाँ हुआ था? कैलकाटा में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। लंडन इंडियन सोसाइटी एंड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आर फाउंडेड बाय whom among the following personalities। जो लंदन इंडियन सोसाइटी है एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, इसको किसने फाउंड किया था? दादा भाई नारोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, लाला लाजपत राय ने, या फिर राजा राम मोहन राय ने। तो लंदन इंडियन सोसाइटी एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को फाउंड किया था दादा भाई नारोजी ने। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द। जो फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से लिए गए हैं? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, या एक्ट ऑफ 1935। तो ये आपको याद रखना है कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने लिए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर। कतर की कैपिटल कौन सी है? दोहा, अबू धाबी, जेडा, मनामा। सो कतर की कैपिटल कौन सी है? दोहा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया की करेंसी कौन सी है? ताला, यूरो, रियाल, या दिनार। सऊदी अरबिया की करेंसी कौन सी है? रियाल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन वाज सार्क एस्टेब्लिश्ड। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1967, 1995, 1953, या 1985। तो सार्क को एस्टेब्लिश किया गया है इन 1985। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेयर वॉज फर्स्ट एशियन समिट हेल्ड। जो फर्स्ट एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो समिट था, वो कहाँ पे हुआ था? मैनीला में, सिंगापुर में, बाली में, या जकार्ता में। जो फर्स्ट एशियन समिट था वो हुआ था बाली में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो कि एस्टेब्लिश हुआ है ऑन अगस्त 8, 1967, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? सिंगापुर में, जेनेवा में, जकार्ता में, या नन ऑफ दिस। सो एस एशियन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? जकार्ता में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियन। इनमें से कौन सी कंट्री है जो एशियन की मेंबर नहीं है? मॉरिशियस, लाओस, कंबोडिया, या फिलीपींस। इनमें से एशियन की जो मेंबर कंट्री नहीं है, दैट इज मॉरिशियस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जोजिला पास इज इन विच माउंटेन रेंज। जोजिला पास जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज में है? जांस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, ईस्ट कारकोरम रेंज, या धौलाधार रेंज। तो जोजिला पास कहाँ पे है? जांस्कर रेंज में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कौन से माउंटेन, हिमालयन जो माउंटेन सिस्टम है कौन से माउंटेन सिस्टम से बिलोंग करते हैं? कौन सा सिस्टम है? फोल्ड माउंटेन्स हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, या नन ऑफ दिस। जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है दे आर फोल्ड माउंटेन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं, इनका जंक्शन पॉइंट कौन सा है? जवादी हिल्स, अनामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, शेवरॉय हिल्स। सो जो जंक्शन पॉइंट है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स का वो है नीलगिरी हिल्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, which organization is a specialized agency of the UN that deals with global health issues।
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो ग्लोबल लेवल पे हेल्थ इश्यूज के साथ डील करती है? वर्ल्ड ट्रेड, अब ट्रेड से ही पता चला कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड के रिलेटेड मैटर देखेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये तो मनी के रिलेटेड देखती है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो यूएन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो ग्लोबल हेल्थ इश्यूज के साथ डील करती है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? किसने ये बुक लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नारोजी, रमेश चंद्र दत्त या फिर महात्मा गांधी? सो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है दादा भाई नारोजी ने। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एंड के। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन मार्च 16 1846? कौन सी ट्रीटी, क्या नाम था उस ट्रीटी का जो महाराजा गुलाब सिंह जी के एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट में साइन हुई थी ऑन मार्च 16 1846? ट्रीटी ऑफ पंजाब, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ लाहौर या ट्रीटी ऑफ सियालकोट? तो जो ट्रीटी साइन हुई थी उसका नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ? किसके रेन के दौरान फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी? अशोका के टाइम, कनिष्का के टाइम, दामोदर या माहिर कुला या मिहिर कुला कहते हैं हम। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का। कहाँ हुई थी? एट कुंडलवन कश्मीर। सो बुद्धिस्ट काउंसिल थर्ड किसकी रेन में हुई थी? वो हुई थी अशोका की रेन में। क्वेश्चन नंबर 3 है बनिहाल कार्ट रोड वाज बिल्ट ड्यूरिंग रूल ऑफ? जो बनिहाल कार्ट रोड है वो किसके रूल के दौरान बनाया गया? महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह या महाराजा हरि सिंह? तो बनिहाल कार्ट रोड को बनाया गया है ड्यूरिंग द रूल ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। ये पी है, महाराजा प्रताप सिंह। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ करकोता डायनेस्टी? इनमें से करकोता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ललित आदित्य, दुर्लभ वर्धना, कनिष्का या अशोका? तो करकोता डायनेस्टी के फाउंडर थे दुर्लभ वर्धना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वेरीनाग स्प्रिंग इज द मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जो वेरीनाग स्प्रिंग है वो कौन सी रिवर है जम्मू एंड कश्मीर जिसका मेन सोर्स है? कौन सी रिवर निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग से? चिनाब, रावी, जेलम या तवी? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज जेलम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 विच लेक ऑफ कश्मीर प्रोवाइड वाटर सप्लाई टू होल्ड श्रीनगर सिटी? कौन सी लेक है कश्मीर की जो होल श्रीनगर, पूरी श्रीनगर सिटी को वाटर सप्लाई करती है? हरबान, डल लेक, वुलर लेक या नागिन लेक? सो श्रीनगर को जो वाटर सप्लाई प्रोवाइड करती है दैट लेक इज हरवान लेक या हरवन लेक, जो भी प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी। सो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पोर्ट ऑफ वुलर? इनमें से किसको पोर्ट ऑफ वुलर कहा जाता है? गांधरबल को, बडगाम को, बांदीपुर को या फिर पुलवामा को? अब वुलर लेक कहाँ, कौन सी कहाँ पे है? वांडीपुर में है, तो वांडीपुर को ही कहा जाता है पोर्ट ऑफ वुलर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बुड्ढा अमरनाथ इन पुंछ टाउन। जो बुड्ढा अमरनाथ जी का है पुंछ टाउन में वो कहाँ पे लोकेटेड है? द्रंगली नाला में, पुलसाला स्ट्रीम में, देविका रिवर में या मनावर तवी में? तो बुड्ढा अमरनाथ इन पुंछ टाउन इज लोकेटेड ऑन पुलसाला स्ट्रीम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? श्रीनगर, बडगाम, बारामूला या कुपवाड़ा? सो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बारामूला में है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बाइसरन वैली, बेताब वैली, अरू वैली आर लोकेटेड इन? जो बाइसरन वैली है, बेताब वैली एंड अरू वैली है कहाँ पे लोकेटेड है? सोनमर्ग में, गुलमर्ग में, पहलगाम में या सोपोर में? बाइसरन वैली, बेताब वैली एंड अरू वैली आर लोकेटेड इन पहलगाम। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी।
तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 7 सेंटीमीटर देन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज। हमें लेंथ ऑफ डायगोनल दी गई है, हमें बताना है कि सरफेस एरिया क्यूब का क्या है। ऑप्शन ए 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 284 सेंटीमीटर स्क्वायर या 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप करो और फिर मुझे राइट आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, और बताओ आपके पहले इससे पहले कितने मार्क्स बने हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसको मैं अपलोड करूँगी जल्दी, लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इस पार्ट में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।